आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का आपका प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य। तो आज जिस कविता को हम देखने जा रहे हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है तुम और मैं। महत्वपूर्ण कविता है, इससे ज़्यादातर पद्यांश आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी फर्स्ट है और इसका पद्यांश हम देखने जा रहे हैं और साथ में देखेंगे प्रसंग सहित व्याख्या कैसे करते हैं। और वीडियो के एंड में देखेंगे कि मान लीजिए किसी पद्यांश का हमें हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है तो किस प्रकार से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, उस फॉर्मेट को आप कॉपी कर लीजिएगा और वहाँ पे जाकर पेस्ट कर दीजिएगा, आप आराम से अंक प्राप्त कर पाएंगे। फॉर्मेट किस प्रकार से वो वीडियो के एंड में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पद्यांश की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले हमारा पद्यांश को पढ़ते हैं। पुनः बता दूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है तुम और मैं, उसका पहला पद्यांश है ये जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पद्यांश को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। सबसे पहले पद्यांश पढ़ते हैं। देखिए, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सूर्य सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता, तुम प्रेम हो और मैं शांति, तुम सुरापान धन अंधकार, मैं हूँ मतवाली भ्रांति। देखिए, इनमें से कुछ कुछ शब्दों के आप अर्थ समझ लीजिए। जैसे तुंग का अर्थ होता है बहुत ऊंचा, जो कि हिमालय के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। साथ में श्रृंग का अर्थ यहाँ पर चोटी या फिर पहाड़ी के लिए किया गया है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर उच्छ्वास जो आप देख रहे हैं ये सांस के लिए प्रयोग है, सांस लेना या फिर सांस भरना, इसका अर्थ यहाँ पर लगा सकते हैं। विमल का अर्थ होता है शुद्ध, ठीक है, और कांति का अर्थ होता है कामिनी और यानी सुंदर, ठीक है, सुंदर लगा सकते हैं इसका। कांति कामिनी का अर्थ सुंदर कविता, ठीक है, या फिर अनुपम भी इसका अर्थ हम ले सकते हैं। भ्रम का अर्थ सब आप जानते ही हैं, भ्रांति, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले वैसे संदर्भ लिखा जाता है सर्वप्रथम। आप ज़्यादातर सीरीज में से पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रसंग दे दिया जाता है, लेकिन वैसे संदर्भ होता है। अधिकतर ज़्यादातर क्या करते हैं कि संदर्भ और प्रसंग एक साथ लिख देते हैं, और यहाँ पे भी मैंने संदर्भ प्रसंग एक साथ लिखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो संदर्भ अलग लिख सकते हैं। संदर्भ के अंदर सर्वप्रथम कवि का नाम और यह किस कविता से लिया गया है वो लिखना होता है। यहाँ पर हमने संदर्भ और प्रसंग एक साथ लिखे हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में क्या करना है, यहाँ पर सर्वप्रथम हमें कवि का नाम बताना होता है कि यह किस कवि के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में यह किस कविता से या फिर किस काव्य संग्रह से लिया गया है वो लिखना होता है और कविता का नाम लिखना होता है। इसके बाद में लिखना होता है कि इस पद्यांश के अंदर किस विषय वस्तु के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो देखिए, प्रस्तुत अवतरण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह परिमल की कविता तुम और मैं से लिया गया है। तो ये आपकी लाइन आप संदर्भ के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, अन्यथा प्रसंग के अंदर भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, इस पद में कवि ने अद्वितीय दर्शन की बात उठाते हुए आत्मा और परमात्मा, अब ये बात आपको मेन यहाँ पर पद्यांश के बारे में कि इस पद्यांश के अंदर कवि द्वारा, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कवि द्वारा आत्मा और परमात्मा के एकता स्वरूप की बात की गई है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और अंततः उसी में ही विलीन हो जाता है। मान लीजिए आपकी परीक्षा में ये पद्यांश आ गया, आपको अधिक हिंदी अनुवाद नहीं पता है, लेकिन आपको पता चल जाए कि हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की जो कहानी थी तुम तुंग हिमालय श्रृंग में चंचल गति सूर सरिता, इस प्रकार से आपको शब्द याद आ जाए और पता चल जाए, बस इतना सा पता चल जाए कि हाँ भाई ये आत्मा और परमात्मा के एकता कार्य, यानी कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, उसके ऊपर आधारित है। तो फिर इसकी व्याख्या आप आराम से कर सकते हैं बना कर भी, ठीक है। सर्वप्रथम इसकी व्याख्या देखते हैं। अब प्रसंग में क्या लिखना होता है, कवि का नाम, कहाँ से लिया गया है और पद्यांश के अंदर किस विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। इस पद जैसे यहाँ पे लिखा है, इस पद में कवि ने अद्वितीय दर्शन की बातें उठाते हुए, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में कवि द्वारा हमें यह बताया जा रहा है या फिर यह समझाया जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा के, या फिर यह बताया गया कि आत्मा और परमात्मा को एकता का स्वरूप माना है कवि के द्वारा, कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। अब देखेंगे व्याख्या, ठीक है, आराम से देखेंगे। व्याख्या बहुत इजी है, नॉर्मल शब्द हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे, मुझे ज़्यादा अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यानपूर्वक सुनेगा। कवि निराला अद्वैत दर्शनकता का गहरा प्रभाव है इनके ऊपर, इसलिए आगे देखिए, उसी प्रभाव के चलते
उनकी इस कविता में कवि ने परमात्मा और आत्मा के मध्य संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हे परमात्मा, तुम सबसे ऊंचे पर्वत यानी हिमालय चोटी जैसे शिखर के समान हो, और मैं का मतलब यहाँ पे आत्मा के बारे में बोल रहे हैं कवि ने स्वयं को आत्मा माना है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पे मैं शब्द का प्रयोग हो रहा है वहाँ का अर्थ है आत्मा का प्रयोग हो रहा है कि मैं तुमसे प्रभावित चंचल गति से बहने वाली देवताओं की नदी गंगा हूँ। यहाँ पर कवि स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा से ही आत्मा का जन्म हुआ है। जैसे कि वो बता रहे हैं कि तुम हिमालय हो और मैं उस हिमालय से बहने वाली एक चंचल नदी हूँ, यानी कि आप परमात्मा हो और मैं आप ही के अंश से निकला एक आत्मा हूँ। ये इसका यहाँ पर अर्थ आप लगा सकते हैं, चंचल गति से बहने वाली देवताओं की नदी गंगा हूँ। ठीक, आगे देखिए, तुम किसी कवि के निर्मल हृदय की सांसें हो। किस कवि का मतलब स्वयं के बारे में ही कह रहा है, ठीक है। हृदय की सांसें हो जिसमें से मैं का मतलब आत्मा सुंदर व कोमल भावों के अर्थ देने वाली कविता हूँ, ठीक है। बहुत इजी शब्दों में समझा रहा है। आगे देखिए, कवि के सुंदर भाव व उद्गारों से ही श्रेष्ठ कविता का निर्माण होता है। कवि परमात्मा को कहते हैं कि तुम प्रेम हो और उसका मृदु स्वरूप हो, और उस प्रेम की समाई हुई मैं शांति स्वरूपा हूँ। मृदु का मतलब सॉफ्ट, ठीक है। कोमल हृदय नहीं, ठीक है। कोमल, मृदु का अर्थ कोमल यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आगे देखिए, शांति स्वरूप, जहाँ प्रेम का वास होता है वहाँ सर्वत्र शांति समाई होती है। प्रेम से ही शांति का जन्म होता है। तुम परमात्मा सुरापान यानी मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थ करके घने अंधकार के रूप में छा जाते हो, और मैं आत्मा, मैं का मतलब आत्मा, उस घने अंधकार में मदमस्त करने वाली भ्रांति के समान हूँ। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मद का सेवन करने यानी कि नशे का सेवन करने के पश्चात व्यक्ति जैसे होश में नहीं रहता और भ्रमवश कुछ करता है, तो आत्मा उसी भ्रम का एक रूप होती है, यानी कि उसी आत्मा का एक परमात्मा का एक रूप होता है। तो ये इसकी थी व्याख्या। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर आप अलग से भी कुछ लिख सकते हैं एक छोटे से लाइन में कि कवि के कहने का आशय है कि अद्वैत दर्शन दो को एक ही मानता है, ठीक है, और आत्मा परमात्मा दो होकर भी एक ही होती हैं। ये हिमालय और गंगा कवि और कविता यथा, ये आपकी लाइन कट है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पर, बस इतना ही है। उसके बाद में आपकी थर्ड चीज़ लिखी जाती है विशेष। विशेष के अंदर आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर किस किस अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर काफ़ी अलंकारों का प्रयोग होता है, या फिर इसके अंदर कौन सी बात महत्वपूर्ण कवि के द्वारा बताई गई है, वो चीज़ आप विशेष के अंदर लिख सकते हैं। विशेष के अंदर आप 2 से 3 टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि कवि निराला ने हिमालय और गंगा, कवि और कविता तथा घना अंधकार और भ्रम उदाहरणों द्वारा आत्मा परमात्मा के एकत्व सशक्त अभिव्यक्ति की है। यानी कि इन सब उदाहरणों के द्वारा कवि हमसे यह कहना चाहते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक स्वरूप है, वो एक है, एकत्व सशक्त अभिव्यक्ति की है, यानी उनके एकता के ऊपर बल दिया है कि वो एक ही हैं। और दूसरी विशेष हमने यहाँ पर लिख दी कि भाषा का रूप प्रांजल है एवं गंभीरपूर्ण है। देखिए, विशेष के अंदर अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि क्या लिख रहे हैं, कौन सा अलंकार है, तो आप है ना ये भी लाइन लिख सकते हैं। इसको तो काट लीजिए और इसको डिटो छाप दीजिए कि भाषा को छोड़ दें कि कवि द्वारा यहाँ पर गंभीरपूर्ण बातें कही गई हैं या फिर गंभीरपूर्ण विषय यहाँ पर रखे गए। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सर्च जा सकते हैं, अन्यथा सर्च भी कर सकते हैं लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपको किसी पद्यांश का हिंदी अर्थ नहीं आ रहा, तो उसकी व्याख्या कैसे करें। तो उसका फॉर्मेट मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अच्छे से आपको समझाया है। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। उस फॉर्मेट के अंदर फिक्स लाइन है, उन फिक्स लाइनों के अंदर आपको बस पद्यांश से कुछ लाइनें उठानी हैं और वहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और बाकी आपको पूरा फॉर्मेट को
पेस्ट यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पेस्ट कर देना है। अगर आपका 8 अंक का आ रहा है तो कम से कम आपको 5 अंक तो अवश्य मिल जाएंगे। ये तब करना है जब आपको बिल्कुल ही हिंदी अर्थ नहीं आए, और अगर आपको हिंदी अर्थ थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत अगर आप पता लग जाए कि हाँ भाई ये पद्यांश किसके बारे में, तो आप फुल अंक प्राप्त कर सकते हो उस फॉर्मेट के द्वारा। फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने थोड़ा भी अंदाज़ा लगा लिया तो आप आराम से फुल अंक उस फॉर्मेट से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मेट की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अन्यथा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, फिर तो आई बटन पर भी आप क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में या फिर चैनल पेज पर जाइए तो चैनल पेज पर फर्स्ट में ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी कि गद्यांश पद्यांश की व्याख्या कैसे करें इस फॉर्मेट को कॉपी एंड पेस्ट। बहुत अच्छा फॉर्मेट है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छा आपका रेस्पॉन्स है उस वीडियो पर, और काफ़ी स्टूडेंट ने उसे अच्छे अंक भी लेके आए हैं। तो आप भी एक बार उसको ज़रूर देख लें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।